बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के बाब नंबर 4 स्टैशियोमेट्री के मशक के ये तफसीली सवालात और तहकीकी सवालात करेंगे। तफसीली सवालात की तादाद 7 है जबकि तहकीकी सवालात की तादाद सिर्फ 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले किन शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये शराइत हैं, अगर आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उससे पहले इन सब शराइत का पूरा होना लाजमी है, आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है, तो शराइत देखते हैं। पहली शर्त है, केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये कानून बकाए मादा के मुताबिक हो। कानून बकाए मादा क्या है, यानी इसमें ना कोई एटम नया बने और ना ही कोई एटम फना हो। मादा ना तो बन सकता है और ना ही तबाह हो सकता है। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो हम लिखते हैं उसमें कोई नया एटम नहीं बनना चाहिए और ना ही कोई पुराना एटम ख़त्म होना चाहिए, फना नहीं होना चाहिए। यानी कि जितने एटम हैं उतने ही रहने चाहिए, ना ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले एटम्स की तादाद दोनों अतराफ लाजमी तौर पर बराबर होनी चाहिए, जिसको हम मसावात को बैलेंस करना बोलते हैं या मसावात को मतवाजन करना बोलते हैं। यानी केमिकल इक्वेशन मतवाजन होनी चाहिए, वही बात। ठीक है, ये पहली शर्त आपने याद रखनी है। आगे दूसरी शर्त देखें, तमाम रिएक्ट करने वाले और बनने वाले एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के सही फार्मूलाज का इल्म होना ज़रूरी है। जब आप दो रिएक्टेंट्स को मिला रहे हैं और आगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो तो हमें पता होगा, बट रिएक्टेंट्स के केमिकल फार्मूलाज या एलिमेंट्स या कंपाउंड जो होते हैं उनके केमिकल फार्मूलाज और जो नई चीज़ें बनती हैं उन्हें प्रोडक्ट्स बोलते हैं, उनके केमिकल फार्मूलाज का हमें लाजमी तौर पर इल्म होना चाहिए सही ताकि हम उनको लिख सकें केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, अच्छा आगे तीसरी शर्त देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और इन दोनों के दरमियान मोल निस्बत का ठीक तयन होना चाहिए। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और इन दोनों के दरमियान मोल निस्बत होती है वो लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। ठीक है, फिर वो हम मोल निस्बत लिखते हैं कि अगर रिएक्टेंट्स के इतने मोल होंगे तो प्रोडक्ट्स के इतने मोल बनेंगे वगैरह वगैरह। अच्छा, चौथा है, केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन की सिमत का इल्म लाजमी तौर पर होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है ये क्या सिर्फ फॉरवर्ड है। तो अगर सिर्फ फॉरवर्ड होगा तो हम एक एरो से उसको ऐसे जाहिर कर देते हैं, ऐसे। अगर वो फॉरवर्ड भी है और रिवर्स भी है तो उसको हम इस अलामत से जाहिर करते हैं, ये आधे सिरों वाले 2 तीर लगाते हैं, ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को जाहिर करते हैं। तो हमें सिमत का पता होना चाहिए कि क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही सिर्फ हो रहा है या फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है। तो फिर उसके मुताबिक हमने ये दरमियान में सिंबल्स यूज़ करने होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद पांचवी और आखिरी शर्त है, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल हालत का भी इल्म होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स देखें, जो फिजिकल हालत होती है ना, ये क्या होती है कि कौन से रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैसेज हैं या एक्वस हैं। ठीक है, मसलन ठोस के लिए हम सॉलिड एस इस्तेमाल करते हैं, माया के लिए हम स्मॉलर एल इस्तेमाल करते हैं, गैस के लिए हम स्मॉलर जी यूज़ करते हैं और इक्वस के लिए हम ए क्यू के सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। ये जो इक्वस है इसका मतलब है कि कोई चीज़ पानी में हल शुदा है, उसको हम इक्वस बोलते हैं। ठीक है, चलें ये स्टूडेंट्स हमने शराइत बता दी। अब आगे ना ये नीचे देखें, तो द जज़ैल केमिकल इक्वेशंस मदरजा बाला तमाम निकात को मलहूज रखते हुए लिखी गई हैं। तो ये अगर आप देख सकते हो, ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है। जिंक एक मेटल है और ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो हमें पता है कि जिंक जो मेटल है वो सॉलिड होती है, सल्फ्यूरिक एसिड पानी में होता है तो उसको हम ए क्यू से जाहिर करेंगे क्योंकि ये इक्वस है, जबकि जिंक सल्फेट जो बनता है ये भी सॉलिड होता है और हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये हमने नीचे लिख दिया। बाकी ठीक है, अब इधर अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो इधर भी हाइड्रोजन के 2 ही हैं, तो कोई हाइड्रोजन का नया एटम नहीं बना, ना ही कोई फना हुआ है। हाइड्रोजन जितने हैं इधर उतने हैं इधर। जिंक इधर 1 है, इधर भी 1 है, सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है। तो कोई नया एटम ना तो बना है और ना ही फना हुआ है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखो तो नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और अमोनिया गैस बना रही है। अब इसको हमने बैलेंस करना था या मतवाजन करना था, क्योंकि वो भी हमने शर्त पढ़ा कि इक्वेशन को बैलेंस या मतवाजन होना चाहिए। तो उसके लिए इधर पहले अगर ये 3 और 2 आप अपने जहन से निकाल दो, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर हाइड्रोजन के 3 हैं, तो बैलेंस करना है ना इनको। और इधर भी नाइट्रोजन 2 है और इधर पहले 1 था, अगर ये 2 मैं पहले ना लगाऊं तो हमने यहाँ 2 लगा दिया ताकि नाइट्रोजन के इधर 2 हो गए, क्योंकि इधर 1 है तो 2 एक बार 2 हो गए और इधर नाइट्रोजन के 2 है। चले नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन इधर पहले 3 थे तो जब 2 लगाया तो 2 3 बार 6 हो गए, फिर इधर 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 तो पहले हैं तो 3 2 बार ये भी 6 हो जाएगा। अब इधर भी हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, इधर भी 6 एटम्स हैं, इधर भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, इधर भी 2 एटम्स हैं। तो कोई एटम ना तो पैदा हुआ है नया और ना ही फना हुआ है।
सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और बाकी ये देख लें, गैस, लिक्विड, सॉलिड वगैरह का भी हमने नीचे लिखा हुआ है, जो आखिरी पॉइंट हमने देखा है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है एवोगैड्रोस नंबर और मोल की वजाहत करनी है। तो पहले एवोगैड्रोस नंबर को देखें कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। हमने शॉर्ट में पहले ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ये जो एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। आपने जुबानी याद रखना है। इसे Na से जाहिर किया जाता है। तो इससे स्टूडेंट्स हम ना Na से जाहिर करते हैं, तो वो आपने याद रख लेना है। ये Na इसका सिंबल है। आगे न्यूमेरिकल्स में भी हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको अमीडो एवोगैड्रो के नाम की मुनासबत से एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ये जो अमीडो एवोगैड्रो था, ये केमिस्ट था, तो उसने काफ़ी हेल्प की थी इस नंबर को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, सो इस वजह से हम इसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ये साइंसदान के या केमिस्ट के नाम पर हमने इसका नाम रख दिया। किसी शय के एक मोल में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स होते हैं। देखें स्टूडेंट्स, जैसे एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं या एक दर्जन में 12 माल्टे होते हैं, इसी तरह से किसी भी शय का अगर एक मोल होगा तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये वाली बात जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। अच्छा, बाकी थोड़ा हम नंबर के लिहाज से बता देते हैं कि नंबर कितना बड़ा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो ज़मीन पर मौजूद रेत के दानों की तादाद से भी बहुत बड़ा है। अब देखिए, अगर पूरी ज़मीन के रेत के दाने हम इकट्ठे करें और उन रेत के दानों को गिनें, तो फिर भी वो 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 से कम ही रेत के दाने होंगे। यानी कि जो एवोगैड्रोस नंबर है ये पूरी ज़मीन पर रेत के दानों की तादाद से भी ज़्यादा है। ये बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा है। तो देखिए, अब इसका ना 10 की ताकत 23 है, तो इसका मतलब क्या है कि अशारिया इधर 23 हिंद से आपने लेकर जाना है। 3 तो ये हो गए, आगे 20 सिफर लगाने पड़ेंगे, 0 फिर आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 वो सारा करके देखें तो ये तो अरबों खरबों से भी बेशुमार ऊपर चला जाएगा। इल्म कीमिया में एवोगैड्रोस नंबर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एटम्स या मालिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। अब वो तो हमें पता है कि एटम्स या मालिक्यूल्स को हम आम आंख से नहीं देख सकते, ना ही गिन सकते हैं। इनकी गिनती मुमकिन नहीं होती। एवोगैड्रोस नंबर हमें बड़ी तादाद में इन ज़रात को एक मोल की सूरत में गिनने की सहूलत देता है। यानी कि हमें यह पता है कि एक मोल में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स होते हैं, तो 2 मोल्स में इससे दुगने हो जाएंगे, 3 मोल्स में इससे 3 गुना हो जाएंगे। सो इस तरह से मोल्स के जरिए हम गिनती करते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, ना जैसे अब हमने अगर 48 एग्स लेने हैं, तो हम दुकान पर जाकर ये थोड़ी कहते हैं कि हमें 48 एग्स दें। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हमें 4 दर्जन अंडे दें। तो कितना आसान हो गया जब हमने दर्जन को 12 के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो इसी तरह से हम एवोगैड्रोस नंबर के लिए एक मोल इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आसानी हो जाती है। 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। ठीक है, तो उसमें ये बड़े नंबर बार बार हमें पुकारने या लिखने नहीं पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, नेक्स्ट हमारे पास मोल है। तो किसी भी शय की वो मिकदार जिसमें एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स हों, इसको एक मोल कहा जाता है। हमने जस्ट अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि कोई भी शय है अगर उसके एवोगैड्रोस पार्टिकल्स हैं तो उसके हम एक मोल कहेंगे, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रोस पार्टिकल्स ही होते हैं। मोल एक दर्जन या एक ग्रास की तरह का नंबर है। जिस तरह हम ये कहते हैं कि एक दर्जन माल्टू में 12 माल्टे होते हैं, इसी तरह किसी शय के एक मोल में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स, मालिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे दर्जन या ग्रास है, इसी तरह से मोल है। जैसे दर्जन में 12 अंडे हैं या 12 माल्टे हैं, तो एक मोल में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और वो पार्टिकल्स एटम्स, मालिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। मोल छोटे से छोटे पार्टिकल्स की तादाद की वजाहत करता है। वो हमने ऊपर देखा कि छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी हम मोल के जरिए गिनना आसान हो जाता है। ठीक है, ये देखिए मसलन एक मोल कार्बन सी में, ये कार्बन को हम सी से जाहिर करते हैं, उसका सिंबल है 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम्स होते हैं, क्योंकि कार्बन के एटम्स होते हैं। तो अगर एक मोल कार्बन है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर जितने एटम्स होंगे, और इसका मास 12 ग्राम होता है। आपको पता है कार्बन का जो मोलर मास है, यानी एक मोल का जो मास है वो 12 ग्राम होता है। और एक मोल पानी यानी H2O में ये आगे चले मैं लिख दिया 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मालिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि पानी के मालिक्यूल्स होते हैं। देखिए मालिक्यूल्स कंपाउंड्स के होते हैं। ठीक है, और इसका मास 18 ग्राम है। अब ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इसके 2 एटम्स हैं, तो 2 एक बार 2 जमा 16 करेंगे तो 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। यानी कि एक मोल में, और एक मोल में इतने मालिक्यूल्स होते हैं। जबकि एक मोल सोडियम क्लोराइड NaCl में 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो चलिए आप देखिए, ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड में जो मालिक्यूल्स हैं वो नहीं होते, बल्कि फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो अगर हमारे पास एक मोल सोडियम क्लोराइड का है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर जितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, और इसका मास 58.5 होगा।
अच्छा, उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 58.5 ग्राम आएगा। अब हमें यहां पर यह पता कि सब का एक एक मोल है और सब में एवोगैड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स हैं, लेकिन सब का मास अपना अपना है, सब का मास अलग अलग है, ठीक है। सो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है और बाकी ये मिसालें आपने देनी है मोल की। अच्छा, किसी शय के एक मोल का मास इसका मोलर मास कहलाता है और फर्दर इसी को हम स्टूडेंट्स मोलर मास कहते हैं ना, कि अगर किसी शय का एक मोल होगा और उसमें एवोगैड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे तो उसका जितना मास होगा उसे हम मोलर मास कहते हैं। सो के स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आगे हल करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है, अगर 10 ग्राम मीथेन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन में जलाया जाए तो दर्ज झैल इक्वेशन के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मिकदार बनेगी। तो देखें, ये स्टूडेंट्स मीथेन का फार्मूला है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मीथेन का बताया गया है कि हमारे पास 10 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, ये इक्वेशन से हमने इसको हल करना है, ठीक है। नीचे देखें, मतवाजन कीमियाई मसावात मैंने दोबारा लिख ली है। अब इसमें हमें जो रिलेशन है वो यहाँ हमें किससे लेना देना है, हमें सिर्फ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से लेना देना है। यहाँ पर हमने रिलेशन लिखना है वो मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ही लिखना है, ठीक है। देखिए, मीथेन हमारे पास 10 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर मीथेन का जो मोलर मास है वो कितना है, क्योंकि जितना मोलर मास इसका है उधर उतना है, क्योंकि यहाँ पर कोई 2 या 3 नंबर नहीं है। तो पहले मोलर मास करेंगे तो इतने मोलर मास उतना वो उसका मोलर मास मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ना अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूँ यहाँ से ना, ठीक है। सबसे पहले अगर कार्बन का देखें, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है और कार्बन का यहाँ एक एटम है, तो 12 को 1 से ज़रब देंगे। फिर आगे हाइड्रोजन है और दरमियान में आपने प्लस लगाना होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और उसके 4 एटम्स हैं, तो 1 ज़रब 4 करेंगे और दरमियान में प्लस, तो 12 एक बार 12 जमा 1 4 बार 4, 12 जमा 4 16 आ जाएगा। तो इसका जो मीथेन का मोलर मास है वो 16 ग्राम है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का इधर देखें तो कार्बन का 12 ज़रब 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है। कार्बन आपने याद रखना है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, यहाँ इसके 2 एटम्स हैं, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 12 एक बार 12 जमा 16 2 बार 32, 12 जमा 32 करेंगे तो वो 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें, 16 ग्राम मीथेन होगी, वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। ये हमने इनके मोलर मास लिखकर पता करवा लिया, ठीक है। तो अब नीचे इसी को लेकर हमने हल करना है, ठीक है। और हालांकि हमने ये देखना है कि 10 ग्राम मीथेन कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगी। हमने 16 ग्राम का नहीं चेक करना था। अगर ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बता दूं तो ये देख लें, क्वेश्चन में 10 ग्राम मीथेन का जिक्र है, ठीक है। तो अब हमने ना इस 16 ग्राम को 10 ग्राम में किसी तरह से चेंज करना है, तो नीचे मैंने लिख लिया है कि 16 ग्राम मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है 44 ग्राम, वो तो हमने यहाँ से देख लिया। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ ना 10 बनाना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस 16 को उधर जाकर डिवाइड करवा दूंगा। तो जब यहाँ से 16, आपको पता है ना, अगर 16 इधर से पूरा उधर चला जाएगा तो ये ग्राम रह जाएगा, तो उसके साथ हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी एक 16 और 16 है, तो 16 उधर चला गया, बाकी 1 तो यहाँ रहेगा। सिर्फ जी नहीं लिखेंगे बल्कि 1 साथ में लिखना है। 16 उधर जाकर डिवाइड हुआ, यहाँ 1 ग्राम यानी कि 1 जी रह जाएगा। 1 ग्राम मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो 16 उधर जाकर हमने डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हमें 10 चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगेन आप क्वेश्चन देख लो ना कि क्वेश्चन में है कि 10 ग्राम मीथेन को मतलब जलाया जाए तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमने 1 ग्राम तो बना लिया ना, बस अब 10 बनाने, तो उसके लिए दोनों अतराफ 10 से ज़रब देंगे हम, ठीक है। इधर भी 1 ज़रब 10 किया, इधर 44/16 ज़रब 10 करेंगे, तो ये चीज़ आप समझ रहे हो ना। अब 1 10 बार 10 आ जाएगा और इधर 44 तकसीम 16 को तकसीम करके जो आंसर आएगा उसको जब हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 27.5 पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये हमारे पास 27.5 ग्राम जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ये 10 ग्राम मीथेन अगर हम मिलाएंगे तो या जलाएंगे तो, ठीक है। तो बस स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल था वो हल हो गया। बस 10 ग्राम मीथेन से 27.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, दर्ज झैल केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 10 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए कोयले की कितनी मिकदार दरकार होगी। देखें, अब ये हमें एक केमिकल इक्वेशन दे दी गई है, इसमें हमने क्या करना है कि 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड 10 मोल बनानी है। और हमने ये देखना है कि कोयला जो है ये कार्बन ही होता है, कोयला हमें कितना चाहिए, सी कितना चाहिए, ठीक है। सो मतवाजन कीमियाई मसावात मैंने दोबारा लिख लिया नीचे। अब यहाँ पर ज़रा समझें, तो अब स्टूडेंट्स देखें, हमें मास नहीं दिया गया, हमें मोल्स दिया गया है, तो इसका जो तरीका है वो पिछले से मुख्तलिफ है। कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल्स के लिए कोयले के मोल्स कितने हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है, और कोयला यानी कार्बन के साथ 3 है,
तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के 3 मोल्स बनाने हैं तो कोयले के 3 मोल्स हमें चाहिए होंगे, तो ये दोनों 3-3 हैं। अब इसका भी यहाँ पर हमने पहले 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने हमें मोल्स दिए हुए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के वो 10 मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें पहले 3 पता था कि अगर इसके 3 मोल्स हैं, बाद में अब हमने यहाँ पर 10 बनाना है, ठीक है। सो उसके लिए इसका भी ये 3 है, इधर मल्टीप्लाई मतलब इधर 1 होता है ना, 1 मोल हम लिख लेंगे और 3 उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, तो जब 3 उधर चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 1 मोल रह जाएगा, क्योंकि 3 उधर चला गया और ये मोल 1 मोल रह जाएगा। सो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कोयले के मोल्स 3/3, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि 3 एक बार 3 हो जाएगा तो 1 मोल आ जाएगा। अब वो तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया ना कि जब 3 के लिए 3 है तो 1 के लिए 1 होगा। अब ये तो बड़ा आसान है ना, हाँ, कि जब 3 मोल कोयला है, 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है, तो अगर 1 मोल कोयला होगा तो 1 मोल ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, तो वो हमें पता चल गया। तो अब स्टूडेंट्स हमने 10 मोल्स बनाने हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि 10 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 10 से ज़रब देंगे, ठीक है। सो दोनों तरफ 10 से ज़रब देने से तो यहाँ पर 10 एक बार 10 कर दिया, इधर भी 10 एक बार 10 कर दिया, तो अगर 10 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कोयले के मोल्स 10 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो के स्टूडेंट्स ये तो आपको पता चले ना, 3 के लिए 3 है, 1 के लिए 1 है, 10 के लिए 10 ही होगा, ठीक है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो सवाल था ना वो ये है कि कोयले की कितनी मिकदार दरकार होगी, यानी कि कोयले के कितने मोल्स दरकार होंगे वो उसने नहीं पूछा, कोयले की कितनी मिकदार दरकार होगी। तो अब कोयले को हमने ग्राम्स में चेंज करना है, जो 10 मोल्स आए हैं ना कोयले के, तो उससे हमने अब क्या निकालना है, उसकी मिकदार यानी कि उसका मास, यानी ग्राम्स में, क्योंकि केमिस्ट्री में हम मास को ग्राम्स में मतलब मेजर करते हैं। तो चलें अब ये देखिए, अभी तक हमें सिर्फ मोल्स पता चले हैं, कोयले के 10 मोल्स हैं। अब कोयले का मोलर मास कितना होता है, तो जैसा हमने देखा कि कोयले का जो मोलर मास या एटॉमिक मास होता है वो कार्बन का ही होता है, क्योंकि कोयले के अंदर कार्बन ही है, एलिमेंट है ये, और उसका 12 होता है, हमने पीछे देखा। तो कोयले का जो मोलर मास है वो 12 ग्राम पर मोल होगा, ये आपने याद रखना है, मोलर मास का यूनिट 12 ग्राम पर मोल। पर मोल का मतलब क्या है, 1 मोल में कितने ग्राम कोयले में है, तो पर मोल का, तो इसी वजह से हम इसको मोलर मास कहते हैं, यानी कि 1 मोल में, ठीक है। अच्छा, कोयले का मास हमने मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, हम जानते हैं कि ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये यूज़ होना है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। मोल्स या मोल्स की तादाद बराबर होती है मास तकसीम मोलर मास। अब हमें यहाँ पर मास चाहिए तो मास इधर ही रहने देंगे, मोलर मास उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो मोलर मास ज़रब मोल्स हो जाएगा। बाद में हमने इसको सीधा करके ये वाला फार्मूला लिख लिया। सो के स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ आ रही है ना, मोलर मास उधर जाकर हमने ज़रब कर दिया, मास इधर ही रहा, बाद में सीधा करके मैंने लिख लिया, मास उधर और ये दोनों उधर में ले गया, तो मास बराबर हो जाएगा मोल ज़रब मोलर मास। अच्छा, अब चूंकि हम कोयले का यहाँ पर कर रहे हैं तो कोयले का हम लिख लिया वही कि मास है तो कोयले का मास, मोल्स है तो कोयले के मोल, ज़रब मोलर मास है तो कोयले का मोलर मास। अब कोयले का मास तो फाइंड करना है, इसी वजह से हमने उसको सीधा किया था, और कोयले के मोल्स हमें पता है 10 आए थे, ज़रब कोयले का मोलर मास हमने ऊपर ऑलरेडी फाइंड किया, वो 12 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो मोल है और ये पर मोल है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, क्योंकि मोल के ऊपर यहाँ +1 है और उसकी -1 पावर है, ये दोनों कट हो गए, बाकी ग्राम रह जाएगा। और वैसे भी हम पता है कि मास का यूनिट ग्राम होता है, तो 10-12 बार जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो 120 आ जाएगा और ग्राम, तो पस कोयले की दरकार मिकदार 120 ग्राम होगी। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा जो न्यूमेरिकल है वो हल हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, 10 मोल्स सल्फर बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स दरकार होंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स इसी तरह है जिस तरह से अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम उसी तरह है। ये केमिकल इक्वेशन हमें दे दी गई है, ठीक है, मतवाजन कीमियाई मसवाद से, तो इसको अब मैंने दोबारा नीचे नहीं लिखा, उधर से ही हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने हमें मतवाजन कीमियाई मसवाद दी थी, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 3 मोल्स सल्फर के लिए सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स, ये देखें ये सल्फर है ना, कि हमने जिसके दिए होते हैं ना उसने, जैसे ये सल्फर के उसने दिए हुए हैं तो उसको हम इधर रखते हैं, और जिसके मालूम करने होते हैं उसको हमने इधर रखना है। तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड के मालूम करने हैं तो उसको हम इधर रखेंगे, और सल्फर के दिए हुए तो उनको इधर करेंगे। अब 3 मोल सल्फर हैं, देखिए 3 मोल सल्फर के लिए सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो 1 है, तो इस वजह से हमने इधर 1 मोल लिखा। आप समझ रहे हो ना, 3 मोल सल्फर के लिए 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा होता, जहाँ नहीं लिखा होता यहाँ 1 होता है, तो इस वजह से यहाँ हमने 1 मोल लिख लिया। अब यहाँ पर अगेन वही बात कि इस 3 को उधर जाकर डिवाइड करवा देंगे और यहाँ पर 1 मोल रह जाएगा, तो 1 मोल सल्फर के लिए सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स 1/3 मोल हो जाएंगे। अब हमने बनाने कितने हैं, 10 मोल सल्फर बनाने हैं, यानी कि ये सल्फर का 1 मोल तो हमने बना लिया, अब यहाँ पर 10 बनाना है, तो दोनों तरफ 10 से हम ज़रब कर देंगे, ठीक है।
तो इधर हम करेंगे 10, एक बार 10 मैंने डायरेक्ट लिख दिया और इधर 1/3 ज़रब 10 कर लिया हमने। तो कैलकुलेट स्टूडेंट्स आपने करना है 1/3 ज़रब 10 करेंगे तो 3.333 काफ़ी चलता जाएगा आगे, डॉट 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 ऐसे आता जाएगा। तो हमने पहले 3 लिख लिए। ये हमें क्या पता चला कि अगर 10 मोल सल्फर के हमने मिकदार मालूम करनी थी, ग्राम्स मालूम करने थे, तो उसके लिए हमने पहले मोल्स मालूम किए हैं। 10 मोल सल्फर के लिए 3.333 मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड के मालूम किए हैं, क्योंकि ये वाले सल्फर डाइऑक्साइड के हैं। तो बस सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स 3.333 मोल्स आ गए। अब इसका हमने मास निकालना है, तो पिछला फार्मूला ही हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो उसके लिए तो हमें पहले आपको पता है कि मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, आपने याद रखना है। सल्फर का जो मोलर मास होता है वो 32 होता है। यहाँ पर इसका एक एटम है तो 32 ज़रब 1 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन O2 है तो 16 ज़रब 2 करेंगे। जैसे आपको पीछे बताया कि ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 ज़रब 2 करेंगे। 32 एक बार 32 जमा 16 दो बार 32, 32 और 32 को प्लस कर लें 64 आएगा। और मोलर मास का यूनिट आपको बताया ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ये हमें स्टूडेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास पता चल गया। वही फार्मूला जैसे पीछे हमने डिराइव किया था, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वो फार्मूला लगा लिया। ठीक है, हम जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का मास जो है वो मोल्स की तादाद ज़रब मोलर मास होता है। ठीक है, तो वही फार्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया जो पीछे हमने सीधा किया था। तो आप ये फार्मूला ये भी याद कर लें, या पिछला याद करके फिर अपने माइंड में इसको सीधा कर लिया करें। ठीक है, तो हमने क्या फार्मूला देखा था, हमने फार्मूला देखा था मोल्स बराबर होता है मास ओवर मोलर मास। तो मोलर मास उधर जाकर ज़रब कर दिया मोल्स के साथ, तो इधर मास रह गया था। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स हमें पता है 3.333 मोल, ज़रब मोलर मास अभी हमने निकाला है वो 64 आया है। ठीक है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अगेन देखें मोल और पर मोल आपस में कट जाएगा। तो इसको जब आप तक ज़रब करेंगे 3.33 ज़रब 64 को, तो वो 213.31 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, और ये तकरीबन बराबर है, मतलब हमने राउंड ऑफ इसको किया हुआ है। बस फिर नीचे फिर रिजल्ट लिख लें, नतीजा लिख लें कि बस सल्फर डाइऑक्साइड के 213.31 ग्राम्स दरकार होंगे। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन भी हल हो गया। तो आपने जो अच्छी बातें याद रखनी है ना, वो यहाँ से याद रखनी है, बाकी निचले फार्मूले तो वही बार बार ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास छठा क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम यूरिया खाद बनाने के लिए अमोनिया के कितने ग्राम्स दरकार होंगे। अच्छा, अब देखिए इसमें भी उन्होंने हमें मसावात दी हुई है। ठीक है, ये अमोनिया है और ये यूरिया है। मतवाजन कीमियाई मसावात के मुताबिक तो यहाँ पर मैंने अमोनिया लिखा और इधर मैंने यूरिया लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखें यूरिया और अमोनिया का रिलेशन ही हमें दिया गया है और पूछा गया है। सो इसके साथ 2 मोल्स हैं तो 2 लिखा है और इसका 1 ही है तो यहाँ पर 1 ही लिख लिया। अब स्टूडेंट्स ना इसको मैंने खोल कर लिख लिया आपको ताकि बेहतर तौर पर समझ आए। ठीक है, ये तो इसी तरह से नीचे लिख लिया, CO इसी तरह से आ गया। ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर ये 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के तो 2 है, अगर नहीं होगा तो 1 है। तो अब 1 को 2 से ज़रब करके नीचे लिखना है, तो 1 2 बार 2 और 2 2 बार 4 हो गया। चलें, ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इनके भी मोलर मास निकालेंगे। ये 2 है, देखें याद रखना है, इस 2 को हमने बाहर लिखना है और अंदर हम नाइट्रोजन का स्टूडेंट्स आपने याद रखना है 14 एटॉमिक मास या मोलर मास होता है। तो नाइट्रोजन का आपने 14 लिखा ज़रब 1, क्योंकि एक ही एटम है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 3 एटम्स हैं तो 1 ज़रब 3 करेंगे। और यहाँ पर ग्राम नहीं लिखा, यहाँ पर किलोग्राम लिखा गया है। वो भी रीज़न समझ लें क्यों, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें ना तो उसने जो हमें रिलेशन दिया है वो 1 किलोग्राम दिया हुआ है ना, तो हम किलोग्राम भी लिख सकते हैं, ग्राम भी लिख सकते हैं, किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किलोग्राम लिख लिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आगे ये जो हमने खोल कर लिखा था, कार्बन का 1 एटम है तो 12 ज़रब 1 करेंगे, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 ज़रब 1 करेंगे। दरम्यान में प्लस प्लस लगाते जाना है, आगे प्लस करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं थी तो नीचे हम ले आए हैं। नाइट्रोजन का 14 होता है तो 14 ज़रब 2 करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 ज़रब 4 करेंगे, क्योंकि 4 एटम्स हैं, और ब्रैकेट बंद करके बाहर किलोग्राम लिख देंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखें, इनको हमने कैलकुलेट किया है। 14 एक बार 14, 1 3 बार 3, 14 और 3 को जमा करेंगे 17 आ जाएगा, 17 2 बार 34 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इधर हमने किया है 12 एक बार 12 जमा 16 28 हो गया, 14 2 बार 28, 28 और 28 56 हो जाएगा, 1 4 बार 4, 56 में 4 जमा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि अगर 34 किलोग्राम अमोनिया होगी तो 60 किलोग्राम यूरिया बनेगी। ये चीज़ हमें स्टूडेंट्स पता चल गई है। ठीक है, इस चीज़ को समझें ज़रा, क्योंकि इधर हमने अमोनिया लिखी थी और इधर यूरिया लिखी थी, इधर अमोनिया इधर यूरिया, तो इधर 34 आया उधर 60 आया। लेकिन हमने मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स, देखें हमने करना है कि 1 किलोग्राम यूरिया खाद बनानी है। कितनी बनानी है? 1 किलोग्राम। अब इस चीज़ को ज़रा समझें, यहाँ पर हमने 1 बनाना है, बात को समझें,
यहाँ पर 1 बनाना है तो 60 उधर जाकर हम तकसीम कर देंगे, या इसको पहले हमने लिख लिया और उसको उधर लिख लिया। तो 60 किलोग्राम यूरिया खाद के लिए अमोनिया की ज़रूरत कितनी है, तो वो 34 किलोग्राम है। वो तो हमें पता चल गया कि 60 किलोग्राम अगर यूरिया बनानी है तो अमोनिया की हमें ज़रूरत 34 किलोग्राम होगी। अब अगर 1 यहाँ पर बनाना है यूरिया के साथ तो ये 60 उधर जाकर हम डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा ना, 1 किलोग्राम, क्योंकि 60 तो उधर चला गया। तो 1 किलोग्राम यूरिया खाद के लिए अमोनिया की ज़रूरत कितनी होगी, 34 तकसीम 60। हमने 60 को उधर जाकर डिवाइड कर दिया। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स इसको आपने कैलकुलेटर पर डिवाइड कर लेना है, तकसीम कर लेना है, तो ये आपके पास आंसर 0.5666 और ये डॉट 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 का मतलब है कि इसी तरह से 666 आता जाएगा। ठीक है, सो इसको हमने राउंड ऑफ करने के लिए ना अगले 6 खत्म करके इस 6 को हमने 7 कर दिया है, तो ये राउंड ऑफ हमने कर दिया कि तकरीबन इसके बराबर आ गया। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया कि अगर 1 किलोग्राम हमने यूरिया खाद बनानी है तो उसके लिए 0.5667 किलोग्राम अमोनिया चाहिए। अब ठीक है, चूंकि ये थोड़ा छोटा आंसर आया तो इसको हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं तो अच्छा होता है। ठीक है, तो आप ग्राम में चेंज करने के लिए आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, किलो की जो प्रीफिक्स होती है उसकी वैल्यू 1000 होती है, 10 की ताकत 3 होती है। तो किलोग्राम से अगर हमने ग्राम में चेंज करना है तो हम 1000 के साथ या 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ इस किलो की जगह आपने 1000 लिख लिया और ग्राम इसी तरह से आ गया। अच्छा, फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो अशारिया हमारा 3 हिस्से जो है वो यहाँ पर आ जाएगा इधर, तो 566.7 आ जाएगा और ये ग्राम इसी तरह से आ गया। सो 1 किलोग्राम यूरिया के लिए अमोनिया की ज़रूरत ग्राम्स में भी हमने बता दी 566.7 ग्राम। तो फिर नीचे हमने रिजल्ट लिख दिया कि पास 1 किलोग्राम यूरिया खाद बनाने के लिए 566.7 ग्राम अमोनिया दरकार होगी। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस न्यूमेरिकल को भी हल कर लिया। आगे देखते हैं। अच्छा, आगे 7वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है और इसके 3 पार्ट्स हैं। इन तीनों पार्ट्स में हमने एटम्स की तादाद मालूम करनी है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन में एटम्स कितने होंगे वो पहले हमने मालूम करने। अब देखें, हाइड्रोजन H2 का मास हमें पता है 3 ग्राम है, इसका मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का एक होता है, 2 एटम्स हैं तो 1 2 बार 2 ग्राम पर मोल आ जाएगा उसी तरह से। अच्छा, मोल्स याद रखें स्टूडेंट्स, एटम्स निकालने के लिए हमें पहले मोल्स का पता होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन के मोल्स मास ओवर मोलर मास होता है। ठीक है, मास हमें 3 ग्राम पता है, मोलर मास हमने फाइंड किया है वो 2 है। तो यहाँ से देखें ग्राम ग्राम से अब कट हो गया, ये नीचे पर मोल है तो ऊपर जाकर ये -1 +1 में चेंज हो जाएगी, यानी कि मोल रह जाएगी। तो जब आप 3/2 करोगे तो ये 1.5 मोल आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन के मोल्स हमें पता चल गए। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एलिमेंट है, इसमें 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के। लाइक इस तरह से मैं आपको अगर बता दूं इस तरह से, तो वो एक मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इसमें एक एटम नहीं है, 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद के लिए फार्मूला होता है मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। ये एक नया फार्मूला आया है, पीछे तक कभी हमने नहीं किया, लेकिन इस न्यूमेरिकल में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, आगे भी ये यूज़ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये H2 है, इसमें एटम्स 2 होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद का फार्मूला क्या होता है, मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स हमें पता चल चुके हैं मास ओवर मोलर मास से। ठीक है, तो यहाँ पर मोल्स 1.5 है वो लिखा, ज़रब एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे ना तो कैलकुलेटर पर आप किस तरह से करवाइएगा, 1.5 को ना सिर्फ इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई में लिखिएगा, ये ना लिखिएगा कैलकुलेटर पर। ठीक है, तो 1.5 को 6.022 से ज़रब करेंगे तो वो 9.033 आ जाएगा ज़रब, और ये 10 की ताकत 23 ऐसे ही नीचे ले आए। ये मॉलिक्यूल्स आए हैं। अब इस चीज़ को समझे ज़रा, ये 3 ग्राम हाइड्रोजन में मॉलिक्यूल्स आए हैं, लेकिन हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करने हैं एटम्स। ठीक है, तो अभी पहले मॉलिक्यूल्स मालूम करना ज़रूरी था। अच्छा, अब यहाँ से ना बात समझनी है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि H2 है तो इसमें एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, ये भी, ये एक मॉलिक्यूल होता है। तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में 2 एटम्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूलों में कितने एटम्स होंगे, तो इतनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि जब एक में 2 है तो इतनों में इतने ज़रब 2 हो जाएंगे। इस लॉजिक को ज़रा आपने समझना है। ठीक है, तो 9.033 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए थे, इसमें एटम्स कितने होंगे, 2 ज़रब यही नंबर जो मॉलिक्यूल्स आए थे उससे ज़रब कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आप इस तरह से कीजिएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है 9.033 के साथ, और ये 10 की ताकत 23 इसी तरह से आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18.066 आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा आंसर तो स्टूडेंट्स आ गया, बट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें यह है कि अशारिया जो है पहले गैर सिफर के बाद होना चाहिए, यानी कि अशारिये से पहले सिर्फ एक ही गैर सिफर हो, 2 जैसे यहाँ है वो नहीं होने चाहिए। तो इस अशारिये को हम यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है,
तो वो मैं ले आया, 1.8066 बन गया। अब चूंकि मैं दाएं से बाएं तरफ आ रहा हूं तो पावर में मैंने एक प्लस करना है, और मैंने क्योंकि एक हिस्सा अबूर करवाया ना, तो +1 कर देंगे 23 में। तो 23 में 1 जमा करेंगे तो वो 24 हो जाएगा, क्योंकि मैं दाएं से बाएं तरफ अशारिया एक हिस्सा अबूर करके लेकर आया हूं। तो इस तरह से ये 24 हो गया, तो ये इतने एटम्स हो जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से नीचे फिर रिजल्ट लिख देंगे। पास 3 ग्राम हाइड्रोजन में 1.8066 ज़रब 10 की ताकत 24 एटम्स हैं। आगे जो बे पार्ट है इसका, वो 4.3 मोल्स नाइट्रोजन में एटम्स हमने मालूम करने हैं। तो नाइट्रोजन के मोल्स 4.3 मोल्स हमें दे दिए गए हैं। नाइट्रोजन के मालिक्यूल्स की तादाद, अब देखें मोल्स उन्होंने हमें डायरेक्ट दे दिए ना, तो अब मालिक्यूल्स तो हम डायरेक्ट, क्योंकि पीछे तो उसने मास दिया था तो पहले हमने मोल्स निकाले थे। अब यहाँ पर मोल्स उसने हमें डायरेक्ट दे दिए हैं, तो मालिक्यूल्स की तादाद हम इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो मोल्स ज़रब एवोगैड्रोस नंबर हमने किया, ये 4.3 को 6.022 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 25.8946 आएगा। ज़रब 10 की ताकत 23 इसी तरह से आ गया। ठीक है, सो ये मालिक्यूल्स हमें पता चल गए हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वही चक्कर है कि नाइट्रोजन के एक मालिक्यूल में कितने एटम्स हैं। ये नाइट्रोजन का भी देखें N2 है ना, ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह से ही होगा। तो इसका भी अगर एक मालिक्यूल है तो उसमें 2 एटम्स नाइट्रोजन के होते हैं, ये तो हमें फार्मूले से ही पता चल रहा है। तो नाइट्रोजन के एक मालिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो इतने मालिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, तो इतने मालिक्यूल्स में इतने ज़रब 2 होगा। सो उसको 2 के साथ ज़रब कर देंगे, तो ये एटम स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए। 2 को 25.8946 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 51.7892 आएगा, और ज़रब 10 की ताकत 23 इसी तरह से आ जाएगा। फिर इसको भी उसी तरह से अशारिया यहाँ से आपने एक हिस्सा अबूर करवा लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या म्यारी शक्ल में लिखने के लिए। तो 5.17 और साथ में मैंने राउंड ऑफ भी कर दिया कि ये तकरीबन बराबर है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस 2 को इस 8 को मैंने 9 कर दिया, और इस 9 को और 2 को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा था तो 8 को मैंने 9 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया ताकि थोड़ा सा ये लिखना पड़े। और ज़रब 10 की ताकत 24 हो गया, क्योंकि एक हिस्सा अबूर करे तो 23 में 1 प्लस करके 24 बना देंगे। सो इस तरह से ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया। फिर नीचे आपने ये रिजल्ट लिख लेना है। ठीक है, तो इस 7वें क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें 10 ग्राम ये C6H12O6 है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो इसमें हमने एटम्स निकालने हैं, ये लास्ट पार्ट है, एटम्स की तादाद जो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो मास है वो 10 ग्राम दिया गया है। अब इसका मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने मास दिया है। तो पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकाल कर मालिक्यूल्स निकालेंगे, मालिक्यूल्स निकाल कर एटम्स निकालेंगे, हमने तीनों में देखा। ठीक है, तो अब ये देखें कार्बन का 12 होता है, यहाँ पर 6 एटम्स हैं, तो 6 ज़रब 12 या 12 ज़रब 6 कीजिएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके 12 हैं तो 1 ज़रब 12 करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 ज़रब 6 करेंगे। ये सारा हमने कर लिया, दरमियान में प्लस भी लगा लिया। फिर इनको मल्टीप्लाई किया, 12 6 बार 72 आया, 1 12 बार 12, 16 6 बार 96। इन सबको प्लस कर लिया, 180 ग्राम पर मोल आ गया। ये इसका मोलर मास निकल कर सामने आ गया। अब इसके मोल्स के लिए फार्मूला लगाया कि मोल्स बराबर होता है मास ओवर मोलर मास। तो मास उसने 10 ग्राम दिया था, मोलर मास आपने खुद निकाला है, 180 आया। ग्राम ग्राम से यहाँ से अगेन कट हो जाएगा, पर मोल ऊपर जाकर मोल बन गया। बाकी आपने 10 तकसीम 180 कर लेना है कैलकुलेटर पर, तो वो आपके पास 0.0555 और इसी तरह से डॉट 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 चलता रहेगा, वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स अब देखें, ये हमें ग्लूकोज के मोल्स मिले हैं 0.0555 डॉट डॉट डॉट, ये मोल्स आ गए। अब इसके मालिक्यूल्स उसी तरह से निकालेंगे कि ग्लूकोज के मालिक्यूल्स की तादाद बराबर होगा ग्लूकोज के मोल्स जो ये मालूम किए हैं ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। क्योंकि ये बात हमें पता है कि अगर हमने मालिक्यूल्स निकालने हैं तो हम मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल्स आए थे 0.055 आता जाएगा। ज़रब जो भी आपके पास आएगा ना कैलकुलेटर पर लिखा होगा, उसको आगे आपने इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर खुद से लिखना है तो 5 आगे काफ़ी दफ़ा लिख लीजिएगा, तो इससे आंसर हमारा एक्यूरेट आता है। ठीक है, तो ये आगे 6.022 से सिर्फ ज़रब करवाएंगे, 10 की ताकत 23 इसी तरह से नीचे ले आएंगे, तो ये आंसर आएगा 0.33455 ज़रब 10 की ताकत 23 वही आ गया। ठीक है, ये भी मालिक्यूल्स आए हैं, हमने एटम्स निकालने हैं। तो अब एटमों के लिए देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना जो बात है थोड़ी सी ये ज़्यादा इसमें एटम्स हैं। जैसे ग्लूकोज के एक मालिक्यूल में एटम्स कितने हैं, आप इनको गिन लें कितने हैं, 6 और 12 18, 18 और 6 24। तो देखें एक मालिक्यूल अगर ग्लूकोज का है तो वो 24 एटम्स हैं। अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पीछे तो 2 थे तो हमने ऐसे 2 दायरे बना लिए थे इजीली, लेकिन यहाँ पर 24 हैं, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ही ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये टोटल 24 हैं। तो एटम्स कितने हुए फिर, तो इतने मालिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं, एक मालिक्यूल में 24 हैं, तो इतनों में कितने होंगे, तो इतने ज़रब 24 कर लेंगे,
24 ज़रब इतने कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने ना यहाँ पर ये पूरा नहीं आ रहा तो ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, आई होप आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपने 24 को 0.33455 से ये जो आया है ये वाला, ये इससे आपने ज़रब करवाना है और 10 की ताकत 23 इसी तरह से आएगा तो वो 8.029 आ जाएगा और इसको हमने राउंड ऑफ भी कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आएगा, ये डायरेक्ट अशारिये से पहले एक ही आएगा तो इसको हमें अशारिया इधर उधर नहीं लेकर जाना पड़ेगा। तो इतने आइटम्स आ गए। फिर नीचे रिजल्ट लिख लेने के 10 ग्राम ग्लूकोज में 8.029 ज़रब 10 की ताकत 23 आइटम्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तफसीली सवालात ख़त्म हुए। अब हम तहकीकी सवालात की तरफ चलते हैं। तहकीकी सवालात का जो पहला सवाल है वो भी न्यूमेरिकल ही है कि आमतौर पर यह बात कही जाती है कि एक बालग शख्स को हाइड्रेटेड रहने के लिए गर्मियों में 8 गिलास पानी की ज़रूरत होती है। अगर एक गिलास में पानी का हुजम वॉल्यूम को बोलते हैं 400 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको क्यूबिक पढ़ना है, हो तो एक शख्स को दिन में कितने मोल्स पानी दरकार होगा, तो हमने पानी की मोल्स में तादाद मालूम करनी है। तो अब ना स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा देखें, एक दिन में दरकार पानी का कुल वॉल्यूम या हुजम ये 400 क्यूबिक सेंटीमीटर तो एक गिलास का है ना, और रोज़ाना हम 8 गिलास पीते हैं तो 8 को एक गिलास में जितना वॉल्यूम या हुजम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 4 बार 32 हो जाएगा, 2 0 आ गए, तो 3200 क्यूबिक सेंटीमीटर टोटल वॉल्यूम है जो हमें रोज़ाना चाहिए गर्मियों में पानी का हाइड्रेटेड रहने के लिए, यानी कि हमारे जिस्म में पानी काफ़ी रहे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ना ये हम जानते हैं, ये वाली बात आपने ज़ुबानी याद रखनी है कि पानी की डेंसिटी जो है, डेंसिटी को इस रो से जाहिर करते हैं, ये रो है और ये सिंबल है, ठीक है। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस चीज़ को समझें कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में पानी का मास 1 ग्राम होता है, ये उसको हम डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ना अब क्या बेसिकली करना है, हमने पानी का पहले मास निकालना है, क्योंकि पानी का पहले मास आएगा तो मास से हम मोल्स निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो उसके लिए ना ये वाला फार्मूला है, फिजिक्स में भी हम अक्सर यूज़ करेंगे इसको आगे। डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि डेंसिटी हमें पता है 1 ग्राम है पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमें टोटल पता चल गया 3200 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, जो पानी हम एक दिन में पीते हैं, और इधर से हमें उसका मास पता चल जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर हमने मास फाइंड करना है तो वॉल्यूम उधर जाकर या हुजम उधर जाकर हमने मल्टीप्लाई करवाया, फिर बाद में इसको सीधा कर लिया, मास बराबर डेंसिटी ज़रब वॉल्यूम हो जाएगा। अब डेंसिटी तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है जो आपने ज़ुबानी याद रखनी है, ज़रब वॉल्यूम जो है ये 3200 हमने ऊपर निकाला, तो 3200 एक बार 3200 ग्राम, और ये देखें यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर से कट हो जाएगा, ठीक है, तो बाकी ये ग्राम नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें पानी का मास 3200 ग्राम है, इसका स्टूडेंट्स क्या मतलब है, ज़रा ऊपर आए मैं आपको बताता हूँ। टोटल वॉल्यूम 3200 क्यूबिक सेंटीमीटर था, और ये भी हमें पता है, ये बात जुबानी जो हमने याद रखनी है कि अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो उसमें 1 ग्राम पानी होगा, तो अगर 3200 क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे तो उसमें 3200 ग्राम ही हो जाएगा। तो देखें वही आंसर आ गया ना, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 ग्राम पानी होता है, तो 3200 क्यूबिक सेंटीमीटर में 3200 ग्राम ही होंगे, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स अभी तक हमने पानी का मास मालूम किया है, अब हमने पानी के मोल्स निकालने हैं, और मोल्स की तादाद हमें पता है मास ओवर मोलर मास होती है, ये देखें मास ओवर मोलर मास मोल्स होते हैं, तो हमें यहाँ पर पानी का मोलर मास भी चाहिए। अब पानी का जो फार्मूला होता है वो आपको जुबानी याद रखना है, वो H2O होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 ज़रब 2 करेंगे क्योंकि 2 एटम्स है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 ज़रब 1 करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो 1 2 बार 2, 16 1 बार 16, 2 और 16 को जमा कर लें तो 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ये पानी का मोलर मास आ गया, ठीक है। तो अब बड़ा सिंपल सा फार्मूला है स्टूडेंट्स पानी के मोल्स की तादाद वाला कि मास ओवर मोलर मास। मास हमें 3200 पता है, मोलर मास हमने ये 18 ग्राम पर मोल निकाला है, तो यहाँ पर ग्राम ग्राम से कट हो गया और ये पर मोल ऊपर जाकर मोल हो जाएगा। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा वो 170.7777 आएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 3200 तकसीम 18 को, तो उसको डॉट डॉट लिख लें, फिर इसको बाद राउंड ऑफ कर लें, अगले जितने भी 7 हैं उनको ख़त्म करके इस 7 को मैंने 8 बना लिया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर तो 170.78 तकरीबन पानी के मोल्स हमें दरकार होंगे, ठीक है। फिर नीचे स्टूडेंट्स रिजल्ट लिख लीजिएगा। अच्छा, बाकी इसको ना आपने वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना क्योंकि इसके साथ ज़रब 10 की ताकत कोई बड़ी पावर वगैरह नहीं है ना, तो ठीक है ये नंबर हमें समझ आ रहा है तो इसको नहीं आपने लिखना, ठीक है, इशारिया इसका उधर उधर नहीं करना क्योंकि इसमें 10 की ताकत है नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है रेत का कीमियाई फार्मूला SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लेकिन रेत पानी की तरह अलग-अलग मॉलिक्यूल्स की सूरत में अपना वजूद नहीं रखती,
पानी का तो ठीक है, H2O अलग-अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं, एक ऑक्सीजन का होता है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये फार्मूला है। तो फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हुए इसका फार्मूला कैसे बनाया गया, तो वो हमने बेसिकली बताना है कि मॉलिक्यूल्स भी नहीं है तो हमने ये फार्मूला क्यों दिया, ठीक है। तो चलें देखते हैं। अच्छा, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स मसलन रेत मॉलिक्यूल्स की शक्ल में मौजूद नहीं होते, बल्कि वो एटम्स की तरतीब के नेटवर्क के तौर पर मौजूद होते हैं। अब जैसा कि देख लें, ये ना रेत का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स देख लें, यहाँ पर ये रेत का स्ट्रक्चर है, रेत अलग-अलग मॉलिक्यूल्स की सूरत में नहीं होती, बल्कि इसमें एटम्स का ये पूरा जाल होता है, एटम्स का पूरा नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले फिक्रे में पढ़ी है, ठीक है। ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स को इंपेरिकल फार्मूले दिए जाते हैं, तो इनको हम इंपेरिकल फार्मूले यानी कि सादा तरीन अददी निस्बत या तनासब में लिखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड या जो रेत है एक कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये इनफरादी मॉलिक्यूल्स के तौर पर मौजूद नहीं होता, वो तो हमने ऊपर देखा, बल्कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स इस तरतीब में होते हैं कि इनके दरमियान 1:2 का सादा तनासब मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स इसको समझे, 1:2 का मतलब क्या है कि सिलिकॉन का एक एटम है वो ऑक्सीजन के 2 एटमों से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर सिलिकॉन का एक एटम है ना, तो ऑक्सीजन के 2 हैं, तो इनमें ये सादा अददी तनासब है, लेकिन ओवरऑल इसके एक मॉलिक्यूल तो है नहीं है कि उसमें एक और 2 हो, नहीं, ये अददी निस्बत बेसिकली है, ठीक है। तो ये इंपेरिकल फार्मूले बन जाएगा ना, इसलिए रेत का फार्मूला SiO2 होता है, यानी कि हमने ये सादा अददी निस्बत लिखी है, इनका लाइक इंपेरिकल फार्मूले इनको दिए हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की सूरत में नहीं होते, ठीक है।